हेलो माय डियर मित्रों, मैं आपकी डियर दीदी आ गई और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वो मैं आपको एक बार रफली बता देती हूँ। हमने मोनोस्टिक हाइपोथेसिस डिटेल, बाइनरी स्टार डिटेल, ये सब हमने डिटेल में देखा। फिर हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन गैसियस एंड डस्ट क्लाउड, उसका हमने इंटरस्टेलर वाला पार्ट देख लिया था। और अब हम देखेंगे उसका सेकेंड पार्ट जो है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ये किसने दिया है कि कार्ल वॉन वेस्सेकर ने। ठीक है, कार्ल वॉन वेस्सेकर। आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले हाइपोथेसिस में भी बताया गया है कि जो हमारा प्यारा सन है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अभी इसका जो पहला पार्ट है हम वो देखते हैं कि द सन इज़, देखो इसमें फॉर्म्ड है ना, उसकी जगह एंटर्ड आएगा। ठीक है, वो एक माइनर मिस्टेक है। तो द सन एंटर्ड इन अ गैसियस एंड डस्ट क्लाउड। तो क्या हुआ कि हमारा जो सन था वो एक गैसियस और डस्ट क्लाउड था। गैस और डस्ट से बना हुआ एक बड़ा सा क्लाउड था, उसके अंदर हमारा प्यारा सन जो है वो अंदर एंटर कर गया। ठीक है, इतना सही है। फिर बिकॉज ऑफ सन्स अट्रैक्शन, अभी सन के पास अट्रैक्शन तो है ही। ठीक है, सम पार्ट ऑफ द गैसियस एंड डस्ट क्लाउड बिगेन टू रिवॉल्व राउंड द सन। अभी क्या हुआ कि कोई कोई पार्ट्स जो थे वो गैसियस और डस्ट क्लाउड था ना, उसके कोई कोई पार्ट्स जो थे वो जो सन है ना उसके अराउंड घूमने लगे। देखो इस इमेज में कैसे दिखा रहे हैं कि जो बीच में सन है और उसके अराउंड थोड़ा ऐसे रोटेट करने लगे, घूमने लगे। ठीक है, देन अब क्या हुआ, द रिमेनिंग पार्ट एस्केप इन स्पेस। अभी जो थोड़े छोटे मोटे पार्टिकल्स थे जो रिवॉल्व नहीं हो रहे थे वो फिर ऐसे ही स्पेस में एस्केप कर गए। मतलब वो जो एक पूरी जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उससे अलग होकर स्पेस में घूमने लगे। इतना तो वो तो बस रफली निकल गए, इतना सही। अभी तक हमने देखा सन है, उसके अराउंड चीज़ें घूम रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल कंडेंस इनटू ईच अदर लाइक अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स। क्या हुआ, नेकलेस ऑफ पर्ल्स, मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल थे वो थोड़ा थोड़ा एक साथ आने लगे और लाइक एक मोतियों की पूरी एकदम माला बन गई सन के अराउंड। ठीक है, ऐसा हुआ। अब वो जो माला बन गई ना उसमें एक एक माला का जो मोती है वो एक एक प्लैनेट बन गया। ठीक है, अभी फिफ्थ इमेज में देखो, जो फोर्थ इमेज में कैसे माला काइंड ऑफ दिख रहा है और उसके बाद फिफ्थ इमेज में कैसे सब सेपरेट हो गए, मतलब स्पेसिंग आ गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम द पर्ल्स बिकम प्लैनेट्स वाइल स्मॉलर वंस बिकम सैटेलाइट, फॉर्म्ड सैटेलाइट। क्या हुआ कि जो बड़े मोती थे ना वो हमारे बन गए प्लैनेट्स और जो छोटे मोती थे वो प्लैनेट्स के अराउंड घूमने लगे, मतलब सैटेलाइट बन गए। जैसे कि मून है हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, वैसे ही सैटेलाइट्स बन गए। ठीक है, सबसे पहले सन आया, सन क्लाउड्स के अंदर में एंटर कर गया, फिर क्लाउड्स के पार्टिकल सन के अराउंड घूमने लगे, थोड़े पार्टिकल बाहर निकल गए, फिर इन्होंने एक नेकलेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लिया सन के आसपास, वो ही प्लैनेट्स बन गए आगे जाके, और वो ही उसके छोटे पार्टिकल्स जो थे वो हमारे सैटेलाइट्स बन गए। सिंपल। और ये चीज़ कब हुई थी, 10 करोड़ ईयर्स पहले। ठीक है, अराउंड 10 करोड़ ईयर्स के पहले। ठीक है, सिंपल है। अभी ये हमारा मेन ये एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आ रहा है काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जो है रिसेंट थियरीज अबाउट द अर्थ ओरिजिन। ओके, अभी जो रिसेंट थियरीज वाला जो टॉपिक है उसमें दो सब पार्ट्स हैं, एक है नेब्यूलर हाइपोथेसिस और एक है टाइडल हाइपोथेसिस। अब आप बोलोगे अरे यार इतने सारे हाइपोथेसिस है हम कैसे याद रखेंगे, बट घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा क्या है कि जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस है वो क्या है, जो हमने आगे मोनोस्टिक हाइपोथेसिस देखे ना वही है, बस ये ब्रीफ में है और ज़्यादा डिटेल्ड है। सही, देखो मोनोस्टिक मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस, अभी वाला जो ये इमेज दिख रही है वो, और फिर हमने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस देखा वो होगा टाइडल हाइपोथेसिस। मतलब काइंड ऑफ वही है, बस ये जो दो, एक मोनोस्टिक और एक बाइनरी, वो दोनों सबसे ज़्यादा माने जाने वाले, मतलब कि लोगों ने ये दो थियरीज जो थी, एक मोनोस्टिक और एक बाइनरी, उसको ज़्यादा बिलीव किया कि हाँ ये सच हो सकता है, इसलिए इसका एक्सपेंशन दिया। तो अब मोनोस्टिक को मोनोस्टिक को जानने में आया नेब्यूलर हाइपोथेसिस, और हमारा जो बाइनरी वाला है उसको जानने में आया टाइडल हाइपोथेसिस। बस इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं न्यूब्यूलर हाइपोथेसिस जो है मोनोस्टिक, सेम। ठीक है,
अब हम ये पढ़ते हैं। तो ये हमें किसने दिया था, उसमें भी पता है हमने जो मोनोस्टिक वाला देखा था उसमें दो पार्ट्स थे, एक गैसियस हाइपोथेसिस और एक नेब्यूलर हाइपोथेसिस। तो इसमें गैसियस वाला इम्यूनल कांट ने दिया था और जो सेकंड वाला था वो लाप्लेस ने दिया था। तो इसमें भी सेम देखो, ये जो पहली वाली इमेज है इसमें हम इम्यूनल कांट देख लेंगे और सेकेंड वाले में फिर आगे पता है उन्होंने मॉडिफिकेशन किया था किसने, लाप्लेस ने, वो देख लेंगे। मतलब पार्ट सेम है, ठीक है, नेब्यूलर वाला। आप कंफ्यूज मत होना, अभी बस सिंपली हम नेब्यूलर हाइपोथेसिस देख रहे हैं। कूल डाउन, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। अभी हम ये चालू करते हैं। तो जर्मन फिलोसोफर इम्यूनल कांट ने ये हाइपोथेसिस 1755 में दिया। कब दिया? 1755, ठीक है। अभी इसका क्या है कि सदियों पहले एक कोल्ड और मोशनलेस गैसियस क्लाउड था, ठीक है, पड़ा था अपनी जगह पे, शांति से पड़ा था। फिर क्या हुआ कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे, तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो ड्यू टू द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द गैसियस पार्टिकल इन द क्लाउड पुल्ड ईच अदर एंड बिगेन टू गैदर एट द सेंटर। क्या हुआ कि उसके अंदर देखो जो क्लाउड था उसके अंदर पार्टिकल्स थे, वो एक दूसरे के अंदर अट्रैक्ट होने लगे। क्यों? तो उसका कारण था उसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जनरेट हुआ, तो वो सारे पास में आने लगे और सारे के सारे जो थे वो एकदम सेंटर में आने लगे, सारे अट्रैक्ट होकर सेंटर में आने लगे। इतना सही। सेकेंड ये, देन थर्ड के हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब क्या हुआ कि वो सारे जो पार्टिकल्स थे वो नज़दीक आए। अभी नज़दीक आए तो उसके कारण उनमें फ्रिक्शन जनरेट हुआ। क्या हुआ? फ्रिक्शन जनरेट हुआ, और फ्रिक्शन जनरेट हुआ उसके कारण हीट जनरेट हुई। कैसे होता है कि पहले के टाइम पे कैसा था कि देखो दो पत्थर होते हैं, उसको घिसते हैं तो घिस रहे हैं, वो तो फ्रिक्शन है, बट घिसने के बाद क्या हुई? हीट जनरेट हुई। वैसे ही यहाँ पे भी पार्टिकल्स में फ्रिक्शन जनरेट हुआ और फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण फिर हीट जनरेट हुई। इतना क्लियर? अभी नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि अभी ये जो फ्रिक्शन और सब जनरेट हुआ उसके कारण ये जो फॉर्मेशन हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर मिला वो क्या करने लगा? अपनी ही एक्सिस पर गोल 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 घूमने लगा, अपनी ही एक्सिस पर, ठीक है, रोटेट करने लगा। इतना सही। देन फॉर्मेशन ऑफ नेब्यूला। अभी देखो नेब्यूला की डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो वो होती है कि the gaseous cloud seen between the group of star in space is known as nebula। और एक बार, the gaseous cloud seen between the group of star in space is known as nebula। देखो अभी फोर्थ वाली इमेज में जो बीच वाला है वो हमारा गैसियस क्लाउड है और आसपास में स्टार काइंड ऑफ है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं नेब्यूला। तो ये गोल 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 पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो घूमा और उसके बाद वो बन गया नेब्यूला। इतना पार्ट हो गया हमारा कवर। ये इतना ही हमारे इम्यूनल कांट जी ने बोला। अभी इसको मॉडिफाई किसने किया? लाप्लेस ने किया। वो हम नेक्स्ट वाली इमेज में देखेंगे। इतना क्लियर है? देखो ये वाला अभी जितना भी हमने पढ़ा ना वो आगे हमने मोनोस्टिक पढ़ा, उसमें पता है गैसियस हाइपोथेसिस था, तो ये सेम है। और इसके बाद हम जो लाप्लेस का पढ़ेंगे वो न्यूब्यूलर हाइपोथेसिस जो हमारे मोनोस्टिक हाइपोथेसिस में था उसका ही है। मतलब इन शॉर्ट जो पूरा मोनोस्टिक हाइपोथेसिस है वही अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है, बट ये बहुत ज़्यादा माना जाने लगा इसलिए बुक वाले ने और एक बार दिया कि हाँ ये वाला जो है वो आजकल ज़्यादा माना जाता है अर्थ की ओरिजिन के लिए। ठीक है, सही। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो हमारे इम्यूनल कांट चच्चा ने तो नेब्यूला तक छोड़ दिया। फिर हमारे आए प्यारे फ्रेंच लाप्लेस भैया। अभी ये क्या बोलते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, पहले तो देयर वॉज अ हॉट एंड ह्यूज नेब्यूला रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस। ये हमने देख लिया। ठीक है, अपनी ही एक्सिस पर घूम रहा है। अब सेकेंड, फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द नेब्यूला हीट वॉज कंटिन्यूसली लॉस्ट। अभी क्या हुआ कि वो जो गोल 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 घूम रहा है बट हमारा जो स्पेस है ना वो तो ठंडा है, तो इसके कारण क्या हुआ, कोई जो नेब्यूला की आउटर सरफेस थी ना उसकी हीट धीरे धीरे कम होने लगी और जो उसकी आउटर सरफेस का जो पार्ट था वो क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग इन हीट, इट ग्रेजुअली कूल्ड।
ठीक है, हीट कम हुई और बाहर की जो लेयर थी वो ठंडी होने लगी। सिंपल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आंसर करूँगी, ठीक है। देन थर्ड में क्या है कि पार्ट ऑफ इट्स सरफेस कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टेड एंड बिकम डेंस। अभी क्या हुआ कि जो हीट है वो तो घटने लगी और जो कोल्डनेस है, मतलब जो आउटर सरफेस है, वो ठंडी होने लगी और डेंस होने लगी, मतलब थोड़ी गाढ़ी काइंड ऑफ होने लगी। देन अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो अभी आपको मैं दो डिफरेंस देती हूँ, एक है सेंट्रीफ्यूगल और एक है सेंट्रीपिकल। देखो हम पहले सेंट्रीपिकल याद रखते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखो हम खड़े हैं और हमारा दोस्त हमसे थोड़ा दूर खड़ा है। अभी ऐसा इमेजिन करो कि हम कहाँ खड़े हैं, रोड की बाहर की साइड खड़े हैं, सेफ जोन पे। पर हमारा बुद्धू दोस्त रोड पे खड़ा है और पीछे से गाड़ी ज़ोर से आ रही है। तो हमने क्या किया, हमारे फ्रेंड का हाथ पकड़ा और अपने तरफ खींच लिया और उसकी जान को बचा लिया। तो अभी हमने अपने दोस्त को अपनी तरफ अंदर की साइड खींचा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिकल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिकल फोर्स। ओके, क्लियर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। अब क्या हुआ कि जीवन में बहुत बुरे लोग भी आते हैं, तो हम खड़े हैं आराम से, अच्छी जगह पे खड़े हैं, रोड से दूर ही खड़े हैं, बट एक बहुत गंदा कोई हमारा दुश्मन के कोई आया, मान लो हम हमारा एग्जाम्पल नहीं लेते, कोई एक इंसान आया और दूसरे इंसान को उसने धक्का दे दिया। तो ये जो धक्का दिया वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब बाहर की साइड धक्का देना। ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है पर बाहर की साइड फोर्स देकर हो रहा है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल हो गया। बट अंदर की साइड फोर्स आकर गोल गोल घूम रहा है, ये सेंट्रीपिकल हो गया। तो अब क्या हुआ कि देखो जो नेब्यूला की आउटर सरफेस डेंस हो गई, कोल्ड हो गई। तो अब यहाँ पे किसने एक्ट किया, सेंट्रीफ्यूगल ने, मतलब दुश्मन ने एक्ट किया। और वो जो गोल गोल घूम रहा था तो उसने बाहर की साइड डेंस पार्टिकल को पुश किया और उसके कारण क्या हुआ कि बाहर की साइड जो है वो ब्रेक हो गई और जो नेब्यूला से अलग हो गई। इतना सही, नेब्यूला से अलग हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो बाहर पार्टिकल्स अलग हुए नेब्यूला की आउटर सरफेस से, वो नेब्यूला की ग्रेविटी थी, इसके कारण वो नेब्यूला के ही आसपास घूमने लगे। और अब आया एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो प्यारे पार्टिकल्स बाहर निकल के गोल गोल नेब्यूला के अराउंड घूमने लगे थे, वो पार्टिकल्स और कोई नहीं, हमारे प्यारे प्लैनेट्स थे। ठीक है, क्लियर। आपको सेंट्रीपिकल एंड सेंट्रीफ्यूगल समझ में आया, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना सही है। अब देखो वो जो बार बार घूमने लगा वही बन गए प्लैनेट्स, और सेम प्रोसेस प्लैनेट्स के साथ रिपीट हुई कि उसकी आउटर सरफेस में भी डेंस हुई और थोड़े पार्टिकल्स अलग हुए। अभी वो छोटे पार्टिकल्स हमारे प्लैनेट्स के आसपास घूमने लगे, जो बन गई सैटेलाइट्स। ठीक है, जो पहले नेब्यूला के साथ हुआ वो फिर बाद में प्लैनेट्स के साथ हुआ। इसी प्रकार से प्लैनेट्स भी बने और सैटेलाइट्स भी बनी। और देखो अभी जो बीच में नेब्यूला का थोड़ा कुछ जो सेंट्रल हिस्सा बच गया था, वो क्या हुआ, वो हमारा प्यारा सन था। और इसी प्रकार पूरी सोलार सिस्टम बनी। ये था नेब्यूलर हाइपोथेसिस में। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्लियर हो तो आप सब मुझे थम्स अप सेंड कर दे। ठीक है, वो पीने वाली नहीं है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो हमारी जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस है उसकी कथा तो हो गई समाप्त, और अब हम चालू करते हैं एक नई और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कथा, जिसका नाम है टाइडल हाइपोथेसिस। पहले मेरे को ये बताओ, क्या आपको टाइड्स और एब्स के बीच का डिफरेंस पता है। देखो टाइड्स मतलब जो वेव्स होती है, समुद्र किनारे जो लहर आती है, जब सारा पानी हमारी सरफेस की तरफ आ जाए उसको हम बोलेंगे टाइड्स। और जब सारा पानी समुद्र में वापस पीछे पीछे चला जाए उसको हम बोलेंगे एब्स। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर लो। अब हम ये चालू करते हैं टाइडल हाइपोथेसिस। ये हमें किसने दिया है भाई, ये हमें दो जन ने दिया है। कौन कौन, और मैं आपको एक बात बता दूं कि टाइडल हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बस इतना याद रख लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइडल हाइपोथेसिस जो हमें दिया है सर जेम्स
जीन्स ने और जेफरी ने, ठीक है, इन दो सर जी ने हमें ये दिया है। देखते हैं भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं और कब दिया है ये भी याद रखना, कब दिया है, 1919 में, 1919 में। ओके, अभी इसमें क्या है कि अ मूविंग स्टार पास्ट नियर बाय द प्रिमिटिव सन विथ ह्यूज गैसियस मास। देखो अभी ये जो ऑरेंज येलो कलर है वो हमारा सन है, और ये ब्लू लाइक जो स्ट्रक्चर है स्टार है वो बिग स्टार है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि हमारा सन तो मस्त चिल कर रहा था, अपनी जगह पे स्टेबल था, बट पता नहीं कहीं ना कहीं से सन से भी बहुत बड़ा स्टार आया और सन के नज़दीक से गुजरा, ठीक है, गुजरा। अभी तक इतना रखो कि बड़ा सा स्टार आ रहा है सन की तरफ, अभी गुजरा नहीं, आ रहा है, इतना रखते हैं, ठीक है। बड़ा सा स्टार सन की तरफ आ रहा है। अभी मेरे को एक ये बात बताओ कि अगर कोई चीज़ कोई स्टार सन से भी बड़ा है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी सन से बड़ी होगी, ठीक है, इतना रखो। देन क्या हुआ कि वो जो बड़ा सा स्टार है वो सन की ओर आ रहा है। अब सेकेंड के Under the gravitational force of this roaming star, a gaseous tide was formed on sun's surface. अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो जो बड़ा सा स्टार था वो जैसे जितना नज़दीक सन से आता जा रहा था वैसे ही सन के पार्टिकल्स में एक टाइड बन रही थी जो अट्रैक्ट हो रही थी। किससे, बड़े स्टार से सन के पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे थे। जैसा आप भी किसी लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हो, बट नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान दो। वो बड़ा सा स्टार आ रहा है, जितना वो नज़दीक आता जा रहा है उतनी बड़ी सन में वेव बन रही है और वो वेव उस बड़े से स्टार की तरफ जाना चाह रही है, ठीक है। देन एज द रूमिंग स्टार अप्रोच्ड क्लोजर एंड क्लोजर टू सन द टाइड ऑल्सो रोज हायर एंड हायर। मतलब जितना नज़दीक आता जा रहा था उतनी ही टाइड बड़ी बनती जा रही थी, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या हुआ। अभी देखो फोर्थ देखने से पहले यहाँ पे देखो चिरोट और सिगरेट सेव्ड गैसियस मास, मतलब देखो जो दिख रहा है वैसा काइंड ऑफ मास अलग हो रहा था। तो पहले आपने मास का इमेज देख लिया, ठीक है। अब फोर्थ पे आओ कि द फ्रेगमेंट और फिलामेंट दैट सेपरेटेड फ्रॉम द सन अटेंड एक्सिस रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन मोशन बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटेशन। अभी क्या हुआ, वो जो बड़ा सा स्टार नज़दीक आ रहा था ना वो बहुत गंदा था। क्या किया उसने पता है, सन के नज़दीक आया और बाकी लोगों को उसने अट्रैक्ट किया, जो पार्टिकल्स बड़ी सी टाइड्स बन रही थी, पर उसको अपने पास आने नहीं दिया, वो बहुत जल्दी से निकल गया। अभी वो बेचारे पार्टिकल्स लाचार हो गए यार, दुखी हो गए। पर हमारा जो सन था वो अच्छा था, उसने क्या किया, अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स में ही उसको रख लिया, मतलब अपनी ही एरिया में उसको रखा। और क्या हुआ कि अपने सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स अलग हुए थे, जो फ्रेगमेंट और फिलामेंट, जो सिगरेट या चेरोट शेप्ड गैसियस मास थे, वो फिर सन के अराउंड ही घूमने लगे। क्या हुआ, अभी यहाँ पे हमें देखो मैं रिपीट करूँ कि जो सन है उससे जो अलग हुए थे सन, वो बड़े से स्टार से अट्रैक्ट होकर अलग हुए थे, तो क्या हुआ कि दे दिया धोखा। पर क्या हुआ, वो जो बड़ा सा स्टार है वो सन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट तो किया, बट वो जो स्टार है वो जल्दी से निकल गया। अभी बेचारे पार्टिकल्स कहीं के भी नहीं रहे, बेचारे सन से भी अलग हो गए और उस बड़े से स्टार के पास भी नहीं जा पाए। पर हमारा जो सन है वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। उसने क्या किया कि उनको अट्रैक्ट किया और वो जो पार्टिकल्स अलग हुए थे वो फिर सन के ही अराउंड घूमने लगे, ठीक है, सन के ही अराउंड रिवॉल्व होने लगे। अभी हम पढ़ लेते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट ही समझा दिया कि द सिगरेट शेप्ड मास्क। देखो इसमें पता नहीं क्यों लोगों ने एक तो सिगरेट बता दिया यार, और कुछ इनको मिला नहीं, ठीक है, रखते हैं, चलो बुक वालों ने बोला है तो ठीक है। विथ टाइम क्या लिखा है, कंडेंस विथ टाइम इट फ्रेगमेंट बिकम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो थोड़ा जो पार्टिकल्स थे गैसियस मास वाले वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, थोड़ा एकदम डेंस थोड़ा बनने लगे, ठीक है। देन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम इट, ठीक है। अभी वो जो पार्टिकल्स जो थे वो सन के अराउंड घूमने लगे और फाइनली जो वो पार्टिकल्स थे वो बन गए हमारे प्यारे प्लैनेट्स। और फिर द सेम प्रोसेस, अभी देखो जैसी प्रोसेस सन के साथ हुई थी वैसी ही प्रोसेस
किसके साथ हुई कि हमारा जो प्लैनेट्स बन गए थे पार्टिकल्स से, उसमें भी थोड़ा थोड़ा अलग हुआ और फिर वो अलग वाला प्लैनेट्स के अराउंड घूमने लगा और उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। जो मैं कब से सन सन कर रही हूँ ना, वो नेब्यूला ही है, बट फिर नेब्यूला सन ही आगे जाके हो जाएगा, इसलिए मैं वही बोल रही थी, ठीक है। तो वो जो हमारे प्लैनेट्स है उससे थोड़ा अलग हुआ और वो फिर सैटेलाइट्स बन गई। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो सोलार सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से बना। अभी मेरे को आप कमेंट्स में बताओ कि आपको फर्स्ट वाली ज़्यादा रियल लगती है या सेकंड वाली, ठीक है। अगर मैं आपको ये दोबारा एक बार बोलूँ तो देखो, सन से अलग हुआ, घूमने लगा, प्लैनेट्स बन गए, प्लैनेट से थोड़ा और अलग हुआ और सैटेलाइट बन गए, ऐसा है टाइडल वाले में, ठीक है। और अभी आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही है, तो प्लीज़ बहुत टेंशन मत लेना यार, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। और ऐसा हो तो आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम्स में भी मैं आपके साथ होंगी। अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझना हो मेरे से, तो आप मेरे को कमेंट करना। और यार टेंशन मत लेना, हंसते रहो, खेलते रहो और समझते रहो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में हम सोलार सिस्टम से चालू करेंगे, ठीक है। और मेरे जो वीडियोस है वो हर दिन आते रहेंगे, देखो जैसे मैंने आज अपलोड किया, फिर कल परसों ऐसे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेंशन मत लेना, बाय माय डियर मित्रों।